गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। हर रविवार की भांति मैं गणपत फिर लेकर आया हूँ कुछ नए मज़ेदार, रोचक एवं ज्ञानवर्धक साइंस कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ मेरे जीवन की घटनाओं के बारे में जिक्र करना चाहूँगा जिसको सुनकर हो सके आप भी अप्रिशिएट हों, आप भी इस तरह से ये हों। तो जिक्र करते हुए मेरे जीवन की घटनाओं को सबसे प्रथम मैं मेरे परम पूज्य गणित शिक्षक श्री संत कुमार प्रधान सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने अपने विषय गणित के अलावा मुझे मेरे रुचि के अनुसार मेरे विषयों को पढ़ने के लिए अप्रिशिएट किए, बार बार अप्रिशिएट किए। मुझे याद है मैं बचपन में बड़ा नटखट था। मेरे भीतर एक तरह से कहिए कि एकाग्रता की कमी थी। एकाग्रता नहीं थी, ऊर्जा तो था लेकिन एकाग्रता नहीं था। मेरे पास जितने भी गणित और दूसरे सब्जेक्ट के कॉपियाँ होती थी, सभी के सभी कॉपियों में मैं नौटंकीबाज चित्रकारी करता था। गाय बैल, खेत खलियान, नदी तालाब, मछली आदि आदि ये चित्रकारी करता था। मतलब जो भी प्रकृति में मुझे दिखाई देता था मैं उकरने का प्रयास करता था उसको कॉपियों में। शुरू में सर ने मुझे बहुत डांटा करते थे इस बात को लेकर कि जहां उन्होंने मुझे गणित के लिए होमवर्क बनाने के लिए गणित की कॉपियों में होमवर्क बनाने के लिए दिया करते थे, वहां पर मैं अटपटा चित्रकारी कर डालता था। इसका कारण भी था, मुझे चित्रकारी में बहुत मन था और दूसरी और मेरे विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं थे जो मुझे चित्रकारी या फिर कहिए कि आर्ट का क्लास या ड्राइंग का क्लास करवाते। सर ने मेरा इस समस्या को जाने, बहुत ही जल्द पहचान लिए इसको, मेरे अंदर खलबलाहट को जाने, और सर ने क्या किया, मेरे पिताजी को कहे कि इनको ड्राइंग के लिए स्पेशल कॉपी खरीद दीजिए ताकि दूसरा कॉपी को ये गंदा ना करे। फिर क्या था, पिताजी ने कॉपी खरीद दिए, लेकिन सर का ये प्रयास क्या हुआ, ढाक का 3 पात साबित हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या करता था मैं, दिन भर ड्राइंग कॉपी के साथ बैठा हुआ ड्राइंग कॉपी ही करता, दूसरे सब्जेक्ट में मेरा ध्यान ही नहीं जाता, मैं पढ़ाई नहीं करता। परंतु इस बार सर किए मुझे डांटे नहीं। इस बार सर ने मुझे डांटने के अलावा उल्टा मेरे चित्रकारी का सराहना करना शुरू कर दिया। देखिए किस तरह से बदलाव होता है। उल्टा क्या किए, उन्होंने मेरे चित्रकारी का सराहना करना शुरू कर दिए और उन्होंने मेरा झूठा प्रशंसा करते हुए कहते थे कि गणपत ये कुछ मतलब मेरा कुछ काम में मदद कर दो, कुछ माने ये जो है रसायन विज्ञान के ये केमिकल्स हैं, इसको सीक्वेंस में सजा कर लिख दो। पीरियोडिक टेबल के कुछ ये निष्क्रिय गैस हैं और ये एल्कलाइन ग्रुप के कुछ तत्व हैं, इसे कलरफुल कर देना। मानव हार्ट का ये चित्र है, इसको क्या करना, कलरफुल कर देना। इस तरह से कुछ मतलब मुझे काम सौंपते थे। मैं अच्छी तरह से ये निभाने का प्रयास करता था, क्योंकि मेरे भीतर में रहता था कि मेरे जो श्रेष्ठ टीचर हैं उनका मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ मदद कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करता, उसको ध्यान से मैं बनाने की कोशिश करता और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करता। इसमें क्या हुआ ना, धीरे धीरे मेरा क्षमता विकसित हुआ, धीरे धीरे मेरा बैठने का कैपेसिटी डेवलप हुआ और इसी मतलब ये के साथ साथ मुझे आज पता चलता है सर को कोई चित्र की आवश्यकता नहीं थी, सर को मेरे चित्र की कोई आवश्यकता नहीं थी, सर को कोई मेरी मदद की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने मेरे विचलित मन में व्यर्थ बिखरती ऊर्जा को दिशा देने का काम किया, जो एक शिक्षक में होना चाहिए। उन्होंने व्यर्थ में बिखरती ऊर्जा को एक दिशा देने का काम किया। साइंस की भाषा में अगर कहें तो उन्होंने मेरे सारे डोमेन यानी कि ऊर्जा को एक दिशा में सजाकर लोहा को चुंबक बनाने का काम किया। क्या किया, लोहा को चुंबक बनाने का काम किया। जिस तरह से लोहा के अंदर भी ऊर्जा होता है और वो क्या है, ऊर्जा इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, उसको हम लोग करते क्या है कि चुंबक जब बना देते हैं, सारा ऊर्जा को एक दिशा की ओर कर देते हैं, जिसमें वो आकर्षण बन जाए, आकर्षण हो जाए। इस तरह से हम लोग उसको लोहा से चुंबक बनाने का काम सर ने मुझे किया। तो ये तो रहा छोटा सा मेरा घटना। इसके बाद मैंने जो मतलब ये किया
पढ़ाई जो है इसके साथ साथ मैंने जारी रखा आगे भी। और कहा करते थे मेरे पूज्य धर्मेंद्र सर जो हैं, मेरे पूज्य भैया सह मेरे अंग्रेजी गुरु धर्मेंद्र महतो जी ने मुझे काफ़ी उत्प्रेरित किया। उन्होंने कहा करते थे कि आप एक छोटा सा कमरा यानी कि 4 दीवारी में बैठ करके जितने बाहर के प्राकृतिक घटनाएं हैं, सुंदरताएं हैं, इसको आप छोटा सा कमरा में पहाड़, पर्वत, नाला, ये सारा चीज़ आप जब छोटा सा 4 दीवारी में बैठ करके उकेर सकते हैं तो अंग्रेजी का चंद बोल क्यों नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी उत्प्रेरित किया और इसके साथ ही मैं उत्प्रेरित होकर अपना लक्ष्य को बनाए रखा और कोशिश किया। इसी तरह से मैं आपको भी कहूँगा, आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं भी इसको फिर आप लोगों पर दोहराऊंगा कि कोशिश करने वालों पर हार नहीं होती। केवल बस और बस आपको क्या करना है, होनहार बना हुआ रहना है। शिक्षक और जो शिष्य का परंपरा है, गुरु शिष्य का परंपरा है, इसको बरकरार रखना है तो आपको मिलते जाएगा, आपकी झोली भरते जाएगा। ठीक है, ये तो हुई मेरी अपनी कथा, आत्मकथा है मेरी। और इस तरह से इससे कुछ अप्रिशिएट आपको ज़रूर हुआ होगा। तो मैं देर नहीं करते हुए विज्ञान का जो क्लास है उस पर चर्चा करना शुरू करूँगा। तो विज्ञान का क्लास में हमने क्या पढ़ रहा था, ब्लड चैप्टर पढ़ रहा था। ब्लड के साथ साथ ब्लड में देखें क्या क्या होता है। हम पिछला क्लास का हम लोग जो पढ़ रहे थे ब्लड, तो ब्लड ये में हमारा 5वां क्लास है, यानी कहिए कि 5वां वीडियो है। हमने शुरू किया था सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़े और पिछला क्लास में हम लोग पढ़े ब्लड को पढ़े। ब्लड में क्या है, ब्लड में हमारा जो है क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा रुधिर यानी कि रक्त जो होता है, रक्त के सभी जनरल बातों को जाना। जैसे रुधिर अम्लीय है या क्षारीय, रुधिर का पीएच मान कितना होता है, रुधिर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, रुधिर का मुख्य क्या क्या कार्य होता है, रुधिर का मुख्य कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाता है और फिर किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा कोशिकाओं से जो है ला करके हमारा हार्ट और लंग्स में प्यूरिफाई करता है। ये सारी बातों को हमने जाना। हमने ब्लड का 4 कंपोनेंट जो होता है, प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट के बारे में पढ़ा। हमने प्लाज्मा एवं आरबीसी को पिछली क्लास में कहिए विस्तार से पढ़ा। प्लाज्मा किस तरह से हमारा द्रव पदार्थ होता है और आरबीसी का सेल का क्या रोल है हमारे बॉडी के लिए। आरबीसी की कमी से उत्पन्न होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जाना। एनीमिया क्या होता है और आपका एनीमिया के चलते क्या हमें परेशानी होती है, इन सारी बातों को जाना। हमने कुछ मज़ेदार बातों को भी जाना, कैसे हमें मतलब आरबीसी ब्रेकडाउन होने के बाद भी हमें किस तरह से जूस पिलाता है, इन सारी मज़ेदार बातों को भी हम लोग जाना। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, इसको हम लोग जाने। कब्रिस्तान यानी कि जहाँ पर जाकर के आरबीसी डेड हो जाता है यानी कि ब्रेकडाउन हो जाता है, उनके बारे में भी हम लोग जाने। इस तरह से हमने कुछ मतलब डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल क्यों कहा जाता है, उसको हम लोग बॉडीगार्ड सेल क्यों कहते हैं, इस बारे में भी हमने जाना। हमने डब्ल्यूबीसी को उसके बाहरी आवरण या फिर उनका बनावट के हिसाब से इसको 2 भागों में बांटा। पहला कणिकामय, दूसरा अकणिकामय, यानी कि ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट में हमने बांटा उसको। ग्रेन्युलोसाइट यानी कि कणिका जो होता है बाहरी आवरण में, उसका जो कणिकाएँ पाई जाती है, उस आधार पर हमने 2 भागों में बांटा। और जिसमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती है उसको 1 भाग में बांटा हमने। तो इस तरह से फिर हमने देखा कि कणिकामयी जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल कहिए, है ना। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल या इस्नोफिल भी हम लोग उसको कहते हैं। ये 3 भाग में हम लोग आपका
कणिकामयी सेल को बांटा, यानी कि कणिकामयी WBC जो होता है आपका, बेसोफिल WBC, आपका न्यूट्रोफिल WBC, इओसिनो WBC, इस तरह से 3 भागों में हम लोग इसको बांटा। और हम लोग इधर देखें कि जो आपका अकणिकामयी है, यानी कि जिसमें कोई बाहरी भाग में इसका बनावट में जो है कोई कणिका मौजूद नहीं होता है, इसमें हम लोग देखें कि ये आपका, इसको हम लोग 2 भागों में बांटा। पहला ये मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इस तरह से 2 भागों में हमने इसको बांटा। तो आज हम क्लास में हम इन 5 WBC पर चर्चा करेंगे। 5 WBC यानी कहें तो ये जो ब्लड के WBC के 5 जो कंपोनेंट हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप सोचिए कि दुनिया में लाखों बीमारियां हैं, दुनिया में लाखों बीमारियां हैं और दूसरी ओर हमारे पास केवल 5 सैनिक हैं। 5 सैनिक कहने से तात्पर्य है हमारे बॉडीगार्ड को, हमारा बॉडी को रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के WBC जो हैं, जिनको हमने बताया, ये 5 सैनिक हैं हमारे। ये 5 सैनिक क्या किस तरह से इन लाखों बीमारी से फाइट करते हैं, किस तरह से लड़ाई करते हैं और किस तरह से हमें रोगों से बचाते हैं। बखूबी ये बड़े ही कुशलता से हमेशा हमें बीमारियों से विजय दिलाते हैं और हम दिनों दिन अपना दैनिक कार्य करते जाते हैं। चलिए एक एक WBC पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बेसोफिल। हमने पहले से ही लिख रखा है, इसको देखिए, बेसोफिल। पहला जो है आपका बेसोफिल होता है। ये बेसोफिल जो होता है ब्लड में इसका, यानी कि WBC में इसका कितना रहता है, WBC में इसका क्वांटिटी 5 to 1% रहता है। WBC में टोटल अगर देखें, टोटल क्वांटिटी में से इसका 0.5 to 1%, यानी आपके पास बहुत ही कम आपका बेसोफिल होता है। बहुत ही कम तो नहीं कहेंगे, जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हमारा ये आपका होता है, मतलब आपका WBC में इतना रहना चाहिए। यानी कि आपका जो है 0.5 से 1% जो है ये नॉर्मल रेंज है, ये आपका बॉडी में होना ही चाहिए। इस तरह से ये बेसोफिल होता है। तो बेसोफिल का काम क्या है? ये बेसोफिल का काम एक्चुअल में है, जिसको आप जानेंगे कि बेसोफिल का काम एलर्जी से फाइट करने के लिए होता है। बेसोफिल का काम एलर्जी से फाइट करने के लिए होता है। तो आप कहिएगा सर एलर्जी एक को नया वर्ड लेके आए, एलर्जी अब क्या है ना, इसको जानेंगे। तो देखिए एलर्जी क्या होता है, एलर्जी में क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम आप लोगों के सामने आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी हम खाते हैं या बाहर से हमारी त्वचा जो है अवशोषित कर लेती है, ग्रहण कर लेता है, सभी पदार्थ लीवर से होते हुए ही गुजरता है। सभी पदार्थ, जितने पदार्थ हैं लीवर से होते हुए भी गुजरता है। यानी कहें कि लीवर हमारा जितने भी पदार्थ जो भी हमारे बॉडी में आता है उसका सारा हिसाब हमारा लीवर रखता है। एक इसीलिए यानी कि जो एक्स्ट्रा जिसको आवश्यकता नहीं है उसको शरीर बाहर कर देता है और जितना आवश्यकता है उसको लीवर अपने पास स्टोर करके रखता है। जितने भी पदार्थ हमारे शरीर में आते हैं उस जितना हमारा शरीर के लिए आवश्यकता है उसको क्या करता है, रख लेता है। और जो आवश्यकता नहीं है, मतलब उसके पास अगर कैपेसिटी नहीं होगा, जगह नहीं होगा, तो उसको स्क्रीट आउट कर दिया जाएगा, बाहर हो जाता है। इस तरह से लीवर हमारे बॉडी में एक स्टोर की तरह काम करता है, बॉडी का स्टोर के रूप में काम करता है। जब कोई खराब केमिकल्स हमारे लीवर पर पहुँचता है तो तुरंत ही लीवर स्टिमुलेट होकर उत्तेजित हो जाता है और हार्मफुल केमिकल्स को नष्ट करने के लिए, हार्मफुल केमिकल जो हमारे बॉडी में आ जाएगा, कोई भी केमिकल, जिस तरह से अनेक सभी तरह का आता है हमने कहा, तो क्या है, जो कोई भी हमारा हार्मफुल केमिकल अगर बॉडी में आ जाए, कोई भी रसायन जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, एक स्किन के माध्यम से हो या फिर आप खा लिए कुछ भी इस तरह से केमिकल खाने के पदार्थ के साथ साथ, ऐसा नहीं कि हम सारा चीज़ शुद्ध खाते हैं, केवल विटामिन, लिपिड और प्रोटीन ही खाते हैं, इस तरह से बात नहीं है। हमने अनेक चीज़ खाते हैं। तो जो चीज़ हमारे बॉडी की को आवश्यकता नहीं है वो सारा चीज़ को क्या करता है, हमारे आपका लीवर जो है खराब रसायन के प्रति उत्तेजित हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और स्टिमुलेट होने के बाद जो एक तरह का विशेष जो
केमिकल रिलीज करता है उसको हम लोग कहते हैं हिस्टामिन केमिकल, ठीक है ना। उसको याद रखिए, हिस्टामिन रसायन हमारा लीवर पैदा करता है, उत्पन्न करता है, और क्या करता है, उस रसायन को, जो रसायन हमारा बॉडी में हार्मफुल पदार्थ के रूप में उपस्थित है, जो हमें हानि पहुंचाएगा, उसको क्या करता है, अपना गिरफ्त में ले लेता है। वो कौन, हिस्टामिन केमिकल, और उसको रिएक्शन करके, उसके साथ प्रतिक्रिया करके उसको उसका रूप बदल देता है, जो माने रूप बदल देता है, यानी कि जो केमिकल का जो जो हार्मफुल हमारे लिए था उसको बदल देता है, उसका रूप को चेंज कर देता है, ताकि वो हमें हानि नहीं पहुंचा सके। और वो क्या करता है, माने जितना जल्दी हो सके वो आपका हिस्टामिन केमिकल उसको रूप बदलने के बाद क्या करता है, उसको ले जाता है किधर, स्किन की ओर, मतलब हमारे शरीर से बाहर करने की तरफ उसको लेकर के जाता है। जो बस यही है आपका, जो लाल लाल रेसें दिखाई देती है आपके त्वचा पर, यही है जो कि आपको खुजली होता है, कभी जलन होता है, इस तरह का लाल लाल रेसें जो दिखाई पड़ती है, यही आपका जो है एलर्जी है। ये आपको खुजलाता है। क्यों खुजलाता है? क्योंकि ये हिस्टामिन केमिकल वहाँ पर वो हार्मफुल पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसी को हम लोग कहते हैं ये एलर्जी रिएक्शन होता है, ये एलर्जी का रिएक्शन है। इस तरह से आपका, तो आपको प्रश्न होता है, सवाल किया जाता है कि मतलब कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब आपको पूछा जाए कि कौन सा केमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए कौन सा केमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कहने से आप सीधे तौर पर कहिए कि हिस्टामिन केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी रिएक्शन, ठीक है ना। एलर्जी रिएक्शन के लिए कौन सा केमिकल रेस्पॉन्सिबल है? आपका हिस्टामिन केमिकल, जो बॉडी के द्वारा निकाला गया है। तो आप पूछेगा, ये तो हुई सर एलर्जी वाली बात, इसमें बेसोफिल का क्या रोल है? इसको आप पूछेगा हमें कि ये तो आपने सारा गाथा जितना सुनाया, ये तो है आपका एलर्जी रिएक्शन वाली बात, और इसमें बेसोफिल का क्या रोल है? तो बेसोफिल का क्या रोल है आप पढ़िएगा तब तो समझिएगा, बेसोफिल को जानिएगा तब तो समझिएगा, अन्यथा आप खुजलाते रहिए रात भर आप खुजलाते रहिएगा बॉडी को, अगर नहीं जानिएगा बेसोफिल के बारे में। तो यही है जो बेसोफिल के बारे में हमने जो बताया, ये बेसोफिल क्या करता है, हिस्टामिन केमिकल को ये डाइजेस्ट कर देता है। हिस्टामिन केमिकल को जो रिलीज किया गया लीवर के द्वारा है, और हिस्टामिन केमिकल जो निकला है किसको डैमेज करने के लिए, आपका हार्मफुल रसायन को डैमेज करने के लिए जो हिस्टामिन केमिकल रिलीज हुआ है और रिएक्शन कर रहा है, उसको क्या करता है, हिस्टामिन केमिकल को उसका रिएक्शन के बाद उसको क्या करता है, तुरंत से आपका बेसोफिल जो है डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है, हजम कर जाता है, इस तरह से कहिए। अन्यथा आप अगर हजम नहीं करता बेसोफिल आपका, तो आप रात भर खुजलाते रहते, दिन रात खुजलाते रहते, आपका बॉडी में अगर हार्मफुल प्रोडक्ट रहता ही और आपका हिस्टामिन केमिकल रहता। तो यही है आपका जो है बेसोफिल का काम है आपका जो है एलर्जी के अगेंस्ट में फाइट करना। यानी कि एलर्जी जो खुजलाहट हो रहा था, आपको चिड़चिड़ापन आ रहा था खुजलाने के चलते, तो वो चीज़ को आपका बेसोफिल निगल जाता है, खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। डॉक्टर साहब भी आपके यही काम करते हैं। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, उन्होंने आपको एविल टैबलेट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। एविल टैबलेट आपका लीवर में जाता है, लीवर स्टिमुलेट होकर के, लीवर क्या करता है, स्टिमुलेट होकर के, किसको स्टिमुलेट होकर के उन्होंने आपका ये हिस्टामिन बनाना शुरू कर देता है, और वो क्या करता है आपका फिर लीवर हिस्टामिन आपका जो है एविल टैबलेट बेसोफिल को एक्टिवेट कर देता है, बेसोफिल को एक्टिवेट करता है, यानी कि कहिए या बेसोफिल थोड़ा सा ज़्यादा बना देता है, और जिसके चलते जल्दी से आपका हिस्टामिन केमिकल को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और इस तरह से आपका मतलब खुजली छू मंतर हो जाता है। यही है आपका मतलब एलर्जी रिएक्शन। हमको जहाँ तक बात है आप समझ गए होंगे एलर्जी रिएक्शन के बारे में, किस तरह से एलर्जी रिएक्शन होता है, और एलर्जी रिएक्शन जो है को बेसोफिल जो है किस तरह से कंट्रोल करता है, आपको खुजलाने से या फिर खुजलाते खुजलाते घाव कर देने से, ये जो है आपका बेसोफिल रिएक्शन, बेसोफिल आपको जो है बेसोफिल WBC जो है वो आपको बचाता है। तो मुझे उम्मीद है आप जान गए होंगे। अगला हम लोग चलेंगे न्यूट्रोफिल पर।
दूसरा हमने क्या दूसरा हम देखेंगे कि न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल क्या होता है? न्यूट्रोफिल आप देखिए, न्यूट्रोफिल जो होता है आपका, न्यूट्रोफिल में आपका जो होता है यह जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट में फाइट करता है, बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट में ये फाइट करता है और यह बैक्टीरिया को खा जाने का काम करता है। ये अपना फेगोसाइटिक गुण जो है, हमने कहा WBC में जो फेगोसाइटिक नेचर होता है, यानी कि खा जाने का जो नेचर, भक्षण कर जाने का जो नेचर है, इसमें भरपूर होता है और ये क्या करता है? बैक्टीरिया को खा जाता है। ये हमारा WBC का अगर कहें तो WBC सबसे बड़ा WBC में ये न्यूट्रोफिल WBC होता है। इसका जो होता है ये संख्या भी इसका जो होता है 50 से 70% हमारा WBC में यही रहता है आपका न्यूट्रोफिल WBC। यानी कि ये जीवाणु जनित रोग जो है, यानी कि कहें निमोनिया, TB, टाइफाइड, डायरिया, इस तरह से जो जीवाणु के चलते जो फैलता है बीमारियां, इस बीमारियों को रोकथाम के लिए ये आपका न्यूट्रोफिल एक्टिव हो जाता है और ये अपना संख्या भी बढ़ा देता है। तो इसका कितना संख्या होता है? 50 से आपका 70%, टोटल WBC का 50 से 70% आपका न्यूट्रोफिल होता है और ये हमें माने मुख्य रूप से आपका जो है बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, जीवाणु जनित रोग से हमें बचाने के लिए मदद करता है। इसके बाद हम लोग चलिए इसिनोफिल पर। इयोसिनोफिल या फिर इसिनोफिल, इसका मौजूदगी कितना होता है? इयोसिनोफिल का ये होता है आपका 1 to 6% में होता है टोटल WBC का। और इस तरह से ये वायरस या फिर कहें कि आपका प्रोटोजोआ से लड़ने में मदद करता है। ये क्या करता है? वायरस या प्रोटोजोआ। आपको लगता है प्रोटोजोआ कुछ नया वर्ड हमने कह दिया? अभी तक तो आपने जीवाणु, विषाणु ये दोनों पर ही चर्चा करता था, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस पर ही चर्चा करता था। अब ये हमने एक नया वर्ड जैसे आपको लगता होगा, इसको पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोटोजोआ भी एक मतलब बैक्टीरिया के ही मतलब स्पेसीज में है, स्पेसीज में जो है बैक्टीरिया के ही स्पेसीज में है, मगर इसका जो है कैरेक्टर बैक्टीरिया से अलग होता है। इसका जो कैरेक्टर यानी कि गुण जो होता है इसका बैक्टीरिया से अलग होता है। ये इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका किंगडम को अलग कर दिए, इसको अलग वर्ग में हम रखे। इसलिए इसको कौन सा वर्ग में रखे? इसको प्रोटोजोआ का वर्ग में ही प्रोटोजोआ को रखे, इसलिए इसको वर्ग का नाम भी हमने प्रोटोजोआ दिया और इसका प्रोटोजोआ वर्ग में रखे। जैसे प्रोटोजोआ का एक उदाहरण देना चाहेंगे, जो मलेरिया फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एनाफिलीज मादा मच्छर में पाया जाता है। और ये जो होता है प्लाज्मोडियम जो होता है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ना ये वायरस है, ना ही बैक्टीरिया है। इसको हम लोग प्रोटोजोआ समूह में रखते हैं, प्रोटोजोआ किंगडम में ये रहता है और ये मलेरिया फैलाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन वर्तमान में हम लोग जानेंगे कि ये जो होता है इसिनोफिल या फिर कहिए इसिनोफिल, ये 1 से 6% होता है और ये वायरस से हमें रक्षा करता है। यानी कि जो भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करे उसको धड़ाधड़ मार देने का काम करता है, तुरंत से मार देता है, उस पर अटैक करता है, प्रोटोजोआ पर अटैक करता है और मार देता है। अगर हमारे पास इसिनोफिल ज़्यादा रहे बॉडी में, यानी कि ये नॉर्मल रेंज में रहे 1 to 6% में, अगर सही सलामत हमारे पास रहे तो कोई वायरस हमें अटैक नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई प्रोटोजोआ इस तरह से हमें अटैक करने के लिए एक बार उसको मतलब क्या करेंगे, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के वह हमारा बॉडी में अटैक कर सकता है। उसको बहुत पावरफुल बन के आना होगा हमारा शरीर में, तब वो अटैक कर सकता है। वरना हमारा इसिनोफिल जो है ये अटैक करने हमारा भाई जो है नहीं देंगे। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। इसिनोफिल की बात हुई, अब हम लोग देखेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है ना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पर बात करेंगे। मोनोसाइट हमारा जो होता है WBC में, टोटल WBC में 2 से 10% होता है, 2 से 10% रहता है इसका। और लिम्फोसाइट होता है 20 से 40% होता है। ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये दोनों का बिल्कुल एक जैसा काम है। ठीक है ना, ये दोनों का बिल्कुल एक जैसा काम है। ये कहें कि यह दोनों का कार्य एक जैसा होता है, दोनों एडवांस लेवल पर और फ्यूचर के लिए काम करते हैं। दोनों कैसा काम करते हैं? एडवांस लेवल पर फ्यूचर के लिए काम करते हैं। ये दोनों आपकी मम्मी का दोस्त हैं। लगी ना मज़ेदार बात कि ये दोनों आपकी मम्मी का दोस्त हैं।
आप बोलिएगा सर क्या बोल रहे हैं, आप मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पढ़ा रहे हैं और मम्मी का दोस्त कहाँ से ले आए। तो देखिए समझिए विस्तार से इसको, समझाते हैं आपको कि आपकी मम्मी बचपन में आपको टीका लगवाई। आपकी मम्मी आपको बचपन में टीका लगवाई, क्यों लगवाई? क्योंकि आपको बीमारी से रक्षा करना था उनको, आपको बीमार ना हो, आप बीमार ना हो, उसके लिए उन्होंने आपको टीका लगवाई, है ना। बस यही कार्य आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट भी कर लेता है। आपकी मम्मी वाली जो काम है वो आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कर लेता है और आपको मतलब बीमारी से बचाता है। तो देखिए किस तरह से बचाता है। तो हमने आपको क्या बताया कि आपकी मम्मी जो काम करती है वही आपका ये कर लेता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यानी कि आपको जो है विभिन्न तरह के जो टीकाकरण के दौरान आपकी मम्मी बचाने का प्रयास करती है, वही काम जो है बीमारियों से बचाने का काम करती है, वही काम आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट भी कर जाता है। तो अब आपको टीकाकरण क्या है, इसका मोटो क्या है, इसको लेकर मैं समझाता हूँ। आप खुद समझ जाएंगे आप कि किस तरह से आपका माने टीकाकरण काम करता है आपका बॉडी को। तो जानिए आपके वातावरण में जो है ना, हमारे वातावरण में मतलब आप पैदा होने से पहले कहिए, यानी कि हमारे पैदा होने से पहले या पैदा होने के तुरंत बाद से अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस जो है हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर हमें मिल जाते हैं। हम पाते हैं वायरस को। ये अधिकांशतः जो होते हैं वायरस या बैक्टीरिया, ये हमें इनेक्टिव अवस्था में अथवा मृत अवस्था में ये मिलते हैं। इनेक्टिव अवस्था में अथवा मृत अवस्था में ये हम पाते हैं। आप जब कभी भी कोई मृत या इनेक्टिव चीज़ को कल्पना कीजिए, आप जब कभी मृत या फिर इनेक्टिव जीव को, जैसे कि आप सांप या कोई जहरीला चीज को या डरावना जीव को देखते हैं, माने इनेक्टिव कहिए, जो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। एक तो मृत अवस्था में हो सकता है या कुछ आपको काटने या दौड़ाने लायक नहीं रहेगा, इस अवस्था में वो रहे, तो आप क्या करते हैं? आप डर जाते हैं, आपका शरीर जो है फूल जाता है। आप डर जाते हैं, आपका शरीर फूल जाता है, आप उससे कूद कर या तो भागना चाहते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं, या फिर उसको मारने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, उसको किसी हालत में मार देना चाहते हैं, तुरंत से डर जाते हैं। होते हैं ना? जी सर, आप कहिएगा जी सर हम हो गए, इसी तरह होते हैं। बिल्कुल यही काम आपका जो होता है, आपका शरीर के भीतर मौजूद जो है, आपका शरीर के भीतर जो होता है, यही प्रतिक्रिया होता है, यही आपका शरीर करता है। उदाहरण के लिए एक बार हम बाहर से आपको उदाहरण देंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए। अगर एक बिच्छू को लें, उसका पूंछ को हम काट दें और काटने के बाद उसको क्या वो डंक मार सकता है? आप बताइए। अब क्या हुआ, उसका स्थिति क्या हुआ? एक तरह से कहिए वो इनएक्टिव हो गया, ठीक है ना। उनका जो रोल था, बिच्छू को क्यों डरते हैं हम लोग? क्योंकि डंक मार देता है, अन्यथा वो तो दिखता है बढ़िया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया दिखता है। तो अगर उसका पूंछ को काट दिया जाए तो वो हमारा इनएक्टिव के रूप में इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो डंक मार नहीं पाएगा। उस बिच्छू को लेकर मैं अगर आपके हथेली पर रख दूं, तो क्या होगा? नहीं, आप कहिएगा नहीं सर इस तरह से नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसको आप क्या होगा, आप उसको तुरंत से डर जाएंगे और डर के हो सके उठा के पटक देंगे या फिर उसको मसल देंगे, ठीक है ना, यानी कि उसको आप मार देंगे। बस यही टीकाकरण है। इस तरह से आपके शरीर में स्थित जो है, इस तरह से जो है आपका शरीर में स्थित आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को मतलब माने इनेक्टिव मृत अथवा इनेक्टिव वायरस या बैक्टीरिया को वैक्सीन के रूप में हम छोड़ देते हैं, और ये आपका इंजेक्ट के रूप में छोड़ते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, या फिर ओरली आपको पिला दिया जाता है, और इस तरह से शरीर में छोड़ दिया जाता है, और उससे मतलब आपका शरीर को एक तरह से कहिए कि धोखा दिया जाता है, और उस वायरस को क्या है, उस वायरस या बैक्टीरिया को तो मारने के लिए आपका क्या है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर के एंटीबॉडी या फिर कहिए कि आपका मेमोरी सेल बनाना शुरू कर देता है। क्या होता है, धोखा से जो होता है उस ये को मतलब आपका शरीर धोखा में उसको क्या होता है, जब वो आपका मृत अथवा मतलब क्या कहिए मृत अथवा आपका इनेक्टिव अवस्था में जो सेल मिला आपका बॉडी को सेल में, उसको मारने के लिए क्या किया, आपका
वैक्सीन के रूप में जो सेल मिला, हम लोग वैक्सीन के रूप में जो डाल दिए, वैक्सीन यानी टीकाकरण के रूप में जो डाल दिए हम लोग टीका के रूप में, वो क्या था, आपका मृत अवस्था में ही था। वो जस्ट जैसे हमने बताया कि एक बिच्छू को अगर काट देते हैं पूंछ उसका और उसको आपका बॉडी में छोड़ देते हैं तो आपका बॉडी तुरंत से अकबका जाता है, फूल जाता है। बस वही होता है जो इनएक्टिव वायरस, यानी कि जो आपका शरीर को कुछ भी, आपका शरीर का बाल बांका नहीं कर पाएगा, इस तरह का वायरस को हम क्या करते हैं, टीकाकरण के रूप में उसको शरीर के अंदर में हम लोग डाल देते हैं। और डालने के बाद आपका शरीर डर के मारे कहिए या फिर स्टिमुलेट हो जाता है डर के मारे, यानी कि उसको मारने के लिए, किसको, उस माने बीमार फैलाने वाला वायरस या बैक्टीरिया को। और उसको क्या होता है, आपका शरीर मतलब एक्टिव हो जाता है, आपका लिम्फोसाइट और आपका मोनोसाइट जो है दोनों एक्टिव होकर के उसको मारने का काम करते हैं। ठीक है ना, यही है टीकाकरण। यह मतलब जो आपका जो इस तरह से जो आपका मेमोरी सेल जो है मारने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारे एंटीबॉडी या मेमोरी सेल बनाए हुए रहते हैं। और ये जो बनाया हुआ का जो एंटीबॉडी है ये आपका भविष्य में काम आता है। भविष्य में काम आता है मतलब जब भी आपको कोई एक्टिव सेल, या फिर आपको तो इस समय धोखा दिए थे आप, लेकिन जब आपको एक्टिव सेल जो है मिल गया, वास्तव में के वातावरण से कोई एक्टिव मतलब आपको मिल गया, एक वायरस हो या फिर आपका बैक्टीरिया हो, अगर एक्टिव अवस्था में मिल गया तो उसको क्या करता है, आपका जो पहले से तैयार है यानी कि एडवांस लेवल पर जो बना हुआ आपका एंटीबॉडी है यानी कि मेमोरी है, मेमोरी सेल बना हुआ है, वो क्या करता है, तुरंत एक्टिवेट होकर के उस जो एक्टिव वायरस है उसको मार देता है। क्योंकि पहले से आपके पास टीकाकरण के माध्यम से आपको मिला था, क्या मिला है, टीकाकरण के माध्यम से आपको एंटीबॉडी पहले से तैयार है आपके बॉडी में, आपके साथ पास मेमोरी सेल बना हुआ है, ताकि तुरंत से याद दिलाए कि फलाना ये तो पोलियो वायरस है, इसको तुरंत मारो। अगर पोलियो का, अगर आप ओरली पोलियो का अगर जो है आप दवा को पिए हैं तो पिलाए हैं अपने बच्चों को, तो ये क्या है, तुरंत से जो है उसको मार देता है। तो इस तरह से आपका बीसीजी का टीका देते हैं हम लोग। ये बीसीजी हमें टीबी से रक्षा करता है, यानी कि बीसीजी टीका क्या है कहने से आप तुरंत से बताइए कि टीबी का ही मतलब जो है, टीबी का ही जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसी को इनएक्टिव कर दिया रहता है हमारे साइंटिस्ट ने, और उसको इनएक्टिव करने के बाद हमारा बॉडी में डाल दिया जाता है। बस यही टीकाकरण है। अब इनएक्टिव को क्या करेंगे, हमारा शरीर तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा क्यों, क्योंकि सोचेगा कि कोई ट्यूबरकुलोसिस का भाई कोई बैक्टीरिया हमारा बॉडी में प्रवेश कर गया, उसको मारना है। इसके लिए क्या करेगा उन्होंने बनाएगा एंटीबॉडी। लेकिन एंटीबॉडी क्या करेगा, उसको जा करके इनएक्टिव को मारेगा क्या, इनएक्टिव को मारने में वो एंटीबॉडी खर्च होगा क्या, नहीं होगा। वो आपका मतलब बॉडी में वो रह जाएगा, रिजर्व के रूप में रह जाएगा। और उसको जब भी आपका एडवांस लेवल पर रह जाएगा और जब भी आपका जो बॉडी में आपका टीबी का बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, एक्टिव बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, तो उसको तुरंत से डैमेज कर देगा, यानी कि तुरंत से मार देगा, झट से मार देगा। इस तरह से ये टीकाकरण ये करता है। और हमें मतलब मेरी माँ का कहिए, हमारी माँ का, आपकी मम्मी का जो है सहेली होगा और ये इस तरह से मदद करेगा। ठीक है ना, आपकी मम्मी ने जो टीकाकरण का काम किया था वो क्या करता है, एडवांस लेवल पर, इस तरह से जो एडवांस लेवल पर काम करता है, यानी कि जो वातावरण में हमें मृत और इनएक्टिव अवस्था में जो बैक्टीरिया वायरस मिला था, उसी से उत्तेजित होकर के इस आपका जो है, उसी से उत्तेजित होकर के आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट माने पहले से एंटीबॉडी तैयार रखते हैं, ताकि आपका बैक्टीरिया और वायरस से लड़ाई लड़ा जा सके। तो ये एक तरह से आपकी मम्मी का साथी का काम करते हैं, दोस्त का काम करते हैं। अब कुछ आपने ये पांचों माने WBC के कंपोनेंट जो हैं, ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट को लगभग जान ही लिया। अब हम लोग इसी पर क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आपका काम का बात करते हैं। काम का बात यानी कि जो आपको पैथोलॉजी में जो रिपोर्ट मिलता है, रिपोर्ट को आप पढ़ करके क्या समझेंगे, रिपोर्ट को देख करके कैसे आकलन करेंगे हमें कौन सा बीमारी हुआ है, इस पर चर्चा करते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या करते हैं, इसको जो इसका टेस्ट होता है, इसका टेस्ट जो होता है WBC का, इसको हम लोग डॉक्टर अपना भाषा में TLC लिखता है, TLC या DLC लिखता है। इसको कभी कभी L को नहीं लिखता है कोई डॉक्टर, उसको क्या लिख देता है,
TCDC, ठीक है ना। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, यानी कि टोटल जितना ल्यूकोसाइट है, WBC जितने हैं, ये जितने WBC हैं ये सारे को टोटल को काउंट करके बताता है कि आपके बॉडी में कितने ल्यूकोसाइट है, कितने ल्यूकोसाइट हैं, ये टोटल काउंट में आ जाता है, टोटल काउंट में ल्यूकोसाइट आ जाता है। और उसके बाद ये होता है DLC यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है ना। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि डिफरेंशियल मतलब भिन्न भिन्न, मतलब आपका बेसोफिल कितना है, न्यूट्रोफिल कितना है, ईओसिनोफिल कितना है, मोनोसाइट कितना है, उसके बाद लिम्फोसाइट कितना है, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। इसमें जो है आपका DLC में इसको देखा जाता है, डिफरेंशियल काउंट यानी कि अलग अलग सबका काउंट करके देखेंगे, और टोटल काउंट यानी सभी को एक साथ मिला करके काउंट करेंगे। तो अब हम लोग को क्या है, टोटल काउंट अगर देखेंगे, टोटल काउंट में हमने क्या पढ़ा, टोटल काउंट में हमने देखा कि आपका 4000 से कितना होना चाहिए, 4000 से 10,000, 4000 से 10,000 के बीच हमारा होना चाहिए कितना, टोटल काउंट में इतना WBC हमारा बॉडी में पाया जाना चाहिए, ठीक है। हमारा बॉडी में पाया जाना चाहिए था 4000 से 10,000, लेकिन काउंटिंग में अगर हमें कम मिले यानी कि 4000 से नीचे मिले तो इसको हम लोग लीकोपिनिया कहेंगे, यानी कि आपका लीकोपिनिया। और अगर ज़्यादा मिले, ज़्यादा अगर मिल जाए तो मतलब हम इसको जो कि है इसको कम मिले तो लीकोपिनिया, और ज़्यादा मिले तो आपको इसको हम लोग कहेंगे तो कम मिले तो लीकोपिनिया, और हमारा अगर ज़्यादा मिले तो इसको हम लोग कहते हैं लीकोमिया, ठीक है। कम मिले तो लीकोपिनिया और ज़्यादा मिले तो हमारा लीकोमिया कहते हैं। अब लीकोपिनिया अगर हो जाए, हमें अगर कम मिले 4000 से, हमारा बॉडी में अगर कम रहे पैथोलॉजी रिपोर्ट में, तो हम क्या देखेंगे इसमें, 4000 से कम है तो हम यही जानेंगे कि हमारा हमें क्या है, WBC की कमी है। और WBC की कमी यानी कि आपका बॉडीगार्ड सेल की कमी, यानी बॉडीगार्ड सेल की कमी यानी कि आपके रक्षा तंत्र जो हैं कमज़ोर हैं आपके बॉडी के, आपको कोई भी किसी भी तरह का वायरस अटैक कर सकता है, यानी कि कोई भी बीमारी इसमें अटैक कर सकता है, ये हुआ। उसके बाद दूसरा, अगर मान लीजिए आपको 10,000 से ज़्यादा है तो इसमें हम लोग डॉक्टर जान लेता है कि 10,000 से ज़्यादा है, आप बीमार अवस्था में हैं, 10,000 से ज़्यादा है पैथोलॉजी रिपोर्ट में और आप बीमार अवस्था में हैं, उसका मतलब डॉक्टर जान जाता है कि आप कोई ना कोई इन्फेक्शियस डिजीज से, कोई ना कोई संक्रमित बीमारी से पीड़ित हैं, यानी कि आपका कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है आपका बॉडी में, यही जान जाता है इन्फेक्शन। यानी कि तब तो आपका क्या है, जो बॉडीगार्ड ज़्यादा आपके शरीर द्वारा बनाया गया है, क्योंकि आप इन्फेक्शियस डिजीज से पीड़ित होंगे तो आपकी यानी कि आपके पास या तो वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ जो है ये आपका बॉडी में प्रवेश कर गया है, रोगाणु प्रवेश कर गया है, जिसके चलते आपका स्टिमुलेट होकर के WBC ज़्यादा बना है। यानी 10,000 से अगर ज़्यादा बनता है तो आपका बॉडी कहीं ना कहीं संक्रमित है, आपको बीमार अवस्था में अगर आपको ज़्यादा मिलता है। अगर 10,000 तक आपका स्वस्थ हैं आप, और 10,000 तक अगर आपके पास WBC है, यानी कि टोटल काउंट में अगर 10,000 तक अगर मिलता है आपका, तो वो कहें कि आप माने पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपको कोई आपको अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन आप बीमार अवस्था में हैं और 10,000 से अगर पार हो गया है आपका टोटल काउंट WBC का, तो क्या है आपका, आप बीमार अवस्था में हैं, आप संक्रमित हैं। यही जानिए कि आप बीमार अवस्था में हैं और संक्रमित हैं। इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल काउंट में जाएंगे। डिफरेंशियल काउंट में हमारा जितना होना चाहिए मतलब कितना, WBC आपका 10,000 होना चाहिए। आपका यहाँ पर बेसोफिल जो है आपका 5% से 0.5% से 1% तक होना चाहिए आपका बेसोफिल। ये क्या किया है ना, आपका आप बीमार हैं और ये बेसोफिल जो है आपका 1% से ज़्यादा हो गया है। बेसोफिल क्या है, 1% से ज़्यादा हो गया है, तो आप क्या समझेंगे कि आपका शरीर में जो है हार्मफुल केमिकल, कोई ना कोई केमिकल का प्रभाव है, आपका शरीर में हार्मफुल केमिकल प्रवेश कर गया है, जिसके चलते आपका लीवर स्टिमुलेट होकर के क्या बनाया, लीवर स्टिमुलेट होकर के
हिस्टामिन केमिकल बनाया और हिस्टामिन केमिकल को फिर जो रिएक्शन करके हिस्टामिन केमिकल जो आपका हार्मफुल रसायन को डैमेज किया, अब ये दोनों को जो है आपका क्या है बेसोफिल उसके लिए एक्टिवेट हो जाएगा और वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा एक्टिवेट आपका बॉडी में, और वो आपका जो हार्मफुल ये है माने आपको खुजली जिसके चलते हो रहा है, आपका जिसके चलते आपको एलर्जी है, वो माने हिस्टामिन केमिकल को ये खा जाएगा, यानी कि ये नष्ट कर देगा बेसोफिल। तो स्वाभाविक रूप से जब आप बीमार अवस्था में हो या फिर आप जो एलर्जी से पीड़ित हो तो ये आपका बेसोफिल एक्टिवेट होकर के ज़्यादा मिलेगा, यानी कि पैथोलॉजी रिपोर्ट में अगर आपका बेसोफिल जो है ज़्यादा मिले तो आप समझ जाइए, पैथोलॉजी रिपोर्ट जब पढ़िएगा आप देखिएगा कि बेसोफिल अगर WBC का डिफरेंशियल जो है DLC का रिपोर्ट जो है आपका अगर बेसोफिल आपको ज़्यादा मिले तो समझ जाइएगा कि ये रोगी जो है ये जरूर ही कोई हार्मफुल केमिकल इसका बॉडी में प्रवेश कर गया, जिसके चलते ये पीड़ित है। ये हार्मफुल केमिकल को नष्ट करने के लिए हमारा बेसोफिल जो है ज़्यादा निर्माण हुआ है, यानी कि बेसोफिल ज़्यादा मिला बीमार अवस्था में तो आप समझ जाइए कि वो कोई हार्मफुल रसायन से पीड़ित है। इस तरह से आपका न्यूट्रोफिल, अगर न्यूट्रोफिल को देखेंगे ये हमारा आपका DLC यानी कि डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट में अगर आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिले, यानी कि 50 से 70% जो नॉर्मल रेंज है इससे अगर ज़्यादा रहे, 50 से 70% नॉर्मल रेंज है, इससे ज़्यादा है रहे तो हम लोग समझेंगे कि ये कोई बैक्टीरियल डिजीज से, यानी कि कोई बैक्टीरिया से ये इसको बीमार हुआ है और ये बैक्टीरियल डिजीज इसको माने बैक्टीरिया को मारने के लिए आपका जो है न्यूट्रोफिल ज़्यादा बना हुआ है आपका बॉडी में। यानी कि आप किस तरह से आपको जितना ज़्यादा मतलब आपका बैक्टीरिया मिलेगा उस समय आप बीमार अवस्था में रहें और आपको जितना ज़्यादा आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा आप समझिए कि उतना ही बड़ा संक्रमण आपका बॉडी में है। अगर आपके पास ज़्यादा संक्रमण है यानी कि ज़्यादा बैक्टीरिया है तो ज़्यादा बैक्टीरिया को मारने के लिए आपका शरीर क्या करता है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा बनाता है ताकि बैक्टीरिया को मार सके। तो बैक्टीरिया डिजीज कौन कौन है, बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग जाएंगे तो बैक्टीरियल डिजीज आपका जिस तरह से निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारी को हमने सारा चीज़ को बताया, तो वो सारा चीज़ बैक्टीरियल डिजीज है, उसको मारने के लिए हमारा न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलता है पैथोलॉजी रिपोर्ट में। पैथोलॉजी रिपोर्ट में हमारा न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, मतलब आप बैक्टीरिया से पीड़ित हैं। इस तरह से नेक्स्ट में जाएंगे कि इसिनोफिल। ये इसिनोफिल जो होता है, इसिनोफिल जो है ये 1 to 6% में होता है और ये किसके अगेंस्ट में फाइट करता है, वायरस और प्रोटोजोआ, मतलब वायरस और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट में क्या फाइट करता है, और ये एंटीवायरस कहिए या एंटी प्रोटोजोअल कहिए, ये एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है और इसको उस वायरस यानी कि जो प्रवेश करता है तो उसको नष्ट कर देता है। यानी कि आपका DLC रिपोर्ट में अगर 6 से अगर ज़्यादा मिले, पैथोलॉजी रिपोर्ट में आप बीमार अवस्था में हैं और आपका ज़्यादा मिले 6 से ज़्यादा, तो आप समझ जाइए कि ये आप निश्चित तौर पर आप वायरल डिजीज के शिकार हो गए हैं, वायरल डिजीज में आ गए हैं, यानी कि वायरल बीमार का चपेट में आप आ गए हैं, आपको आपके शरीर के अंदर वायरस है या फिर कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, ठीक है ना। तो आप निश्चित तौर पर जान पाएंगे कि इसिनोफिल अगर बढ़ा हुआ है मेरा तो आप वायरस डिजीज से आप पीड़ित हैं और आपके शरीर में वायरस आ गया है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका ये मिले परसेंट बढ़े उतना ही ज़्यादा आप पीड़ित हैं, उतना ही ज़्यादा मतलब वायरस का संख्या आपका बॉडी में है। तो इसको डॉक्टर इसी को देखते हुए आकलन कर लेता है कि क्या है कि ये जो है आपका 6% से कितना ज़्यादा ये बढ़ा हुआ है इसिनोफिल, ताकि उस हिसाब से उसको दवा दी जाती है, दवा की खुराक उस हिसाब से दी जाती है। इस तरह से आपका ये हुआ मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को हमने बता ही दिया। अगर ये भी उस समय क्या होता है, अगर कोई माने ये जितने हैं ये अपना एंटीबॉडी पहले से जितना तैयार करके रखा था एडवांस लेवल पर, ये भी सारा वायरस को मारने के लिए लगा देते हैं। अगर कोई मान लीजिए जिस तरह से आपका कोरोना वायरस है ये नोवेल है, यानी कि ये म्यूट कर रहा है, बदल रहा है अपना रूप, ताकि ये इसको हमारा बॉडी में जो है पहले से यानी कि जो है हमारा बॉडी में इसके लिए एंटीबॉडी तैयार नहीं है, इस वायरस को मारने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी पहले से नहीं बना हुआ है, क्योंकि नोवेल है, ये अलग से अलग, ये इस तरह का हमारा बॉडी कभी इसके साथ मतलब मुलाकात ही नहीं हुआ था हमारा बॉडी को इसके साथ
तो ये हमारे लिए नया हो जाता है। और नया वायरस के लिए क्या है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी हमको अब बनाना पड़ेगा, यानी कि WBC हमारे पास रहेगा, तब हम इस वायरस से फाइट करके उचित मात्रा में जितना होना चाहिए उतना रहेगा हमारे पास WBC, तो हम इस वायरस को, यानी कि कोरोना वायरस जैसे वायरस को, कोई भी वायरस हो, वहाँ क्यों ना कोरोना का ही बात करें, कोई भी वायरस हो तो उसको हम फाइट कर सकते हैं। अब हम परेशान कब होते हैं, जब कोई हमारे पास नया सा वायरल आकर के अटैक करना शुरू कर देता है, नया सा वायरस अटैक करना शुरू कर देता है। ये हमारा जो आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पहले से हमारा तैयार करके नहीं रखा था इसको, तो इसीलिए हमको उस वायरस से जूझना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। अन्यथा अगर हमारा मान लीजिए पहले से कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी हमारा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट तैयार करके रखे होते, तो आज कोरोना वायरस मेरे भीतर प्रवेश करते ही तुरंत से वो नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, तुरंत से नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसका एंटीबॉडी पहले से हमारा शरीर में बना हुआ रहता है। यही है हमारा, हम प्रयास भी कर रहे हैं, टीकाकरण, टीका बनाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, कि जो कोरोना वायरस का जो उसका कोरोना वायरस का जो रूप है वो किस तरह से हमें अटैक कर रहा है, उसका सारा गुण को जानने के बाद, आकलन करने के बाद उसका उस गुण को मार दिया जाएगा, और उसके बाद इनएक्टिव अवस्था में हमारा टीकाकरण के रूप में हमारा बॉडी में छोड़ दिया जाएगा उसको। और छोड़ने के बाद क्या करेगा, हमारा बॉडी एक्टिव हो जाएगा, किससे लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, या वायरस से लड़ने के लिए कहिए। लेकिन वो वायरस वास्तव में वायरस होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास आपका जो है, जो उसका जो गुण है जिसके चलते हमें परेशान कर रहा है, जिस ये के चलते, उस गुण को खत्म कर दिया गया रहेगा, उसको इनएक्टिव कर दिया गया रहेगा, यानी कि उसको हो सके मृत कर दिया गया रहेगा, झूठों मूठों का हमारा बॉडी में छोड़ दिया जाएगा, और हमारा वो झूठ वाला थियोरी जो है वो काम कर जाएगा। झूठ में आप मरा हुआ से ये को वायरस को आप छोड़ दीजिएगा, यानी कि इनएक्टिव वायरस को हमारा बॉडी में छोड़ दीजिएगा, और हमारा बॉडी जो है, यानी कि हमारा आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है ये एक्टिव हो जाएंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, एंटीबॉडी तैयार कर देंगे। तो यही है हमारा पैथोलॉजी रिपोर्ट कहिए, यानी कि कहिए टीकाकरण कहिए, या फिर कहिए इसको किस तरह से हमारा फाइटर सेल हमारा बॉडी के लिए रक्षा तंत्र का काम करता है, WBC किस तरह से रक्षा तंत्र का काम करता है। तो हमको लगता है हमने लगभग WBC को क्लियर कर दिया। WBC के साथ साथ जो है हमने आपको मतलब WBC के साथ साथ विभिन्न बीमारियों के बारे में बताया, विभिन्न एलर्जी के बारे में बताया किस तरह से होता है, और WBC किस तरह से हमें रक्षा करता है। हमने पैथोलॉजी रिपोर्ट को बता करके आपको माने क्या करेंगे, आपका स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं, ये माने दैनिक जीवन में भी काम आने वाला है। जो आप रिपोर्ट को देखते हुए तुरंत से जान जाइएगा कि आपको एलर्जी हुआ है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कोई वायरल इन्फेक्शन है, या कोई आपको प्रोटोजोआ के द्वारा संक्रमण किया गया है आपका शरीर को, तो ये सारा चीज़ आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ठीक है, अगला कड़ी में हम शुरू करेंगे, लास्ट जो बच गया है हमारा प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट जो होता है वो क्या होता है, तो प्लेटलेट के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। समय अभाव होने के चलते उसको आज हम लोग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्लेटलेट के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटलेट जो होता है, आप लोग सुने होंगे कि डेंगू का बीमारी जो होता है, डेंगू से पीड़ित होने के बाद पेशेंट का प्लेटलेट कम हो जाता है। अब प्लेटलेट के बारे में आप कंप्लीट जाने रहेंगे तो किस तरह से कम होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अगला क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोग इतना ध्यान से मेरा वीडियो को, यानी कि मेरा क्लास को सुने, देखे, इसके लिए जो है फिर मैं एक बार आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी मैंने इसके साथ ही मैं ये क्लास को अब संपन्न कर रहा हूँ। देखिए, संपन्न करने से पहले मैं जो है कुछ चित्र को बनाया यहाँ पर, बिना चित्र बनाए कहिए मेरा क्लास मुझे संतुष्ट नहीं लगता है। इसीलिए तो आप कहिए कि हम जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमारा WBC किस तरह से हमें दिखाई देता है, WBC उसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि बेसोफिल हमारा देखिए इस तरह से दिखता है। बेसोफिल 3 खंड में विभाजित हो जाना चाहता है। बेसोफिल 3 खंड में इसका केंद्र जो है विभाजित होना चाहता है, और इस तरह से इस्नोफिल हमें दिखाई देता है।
इसका दो भाग में बटा हुआ, लेकिन ये बड़ा थोड़ा सा ये छोटा, इस तरह से हमें दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप में जब हम लोग देखेंगे बेसोफिल को, इस्नोफिल को इस तरह से देखेंगे, न्यूट्रोफिल को हम लोग देखेंगे ये अनेक भाग में बांटने के जैसा जालीनुमा इसका जो अंदर का है, इधर उधर माने इसका जो है अनिश्चित आकार का आपका केंद्रक भी होगा अनिश्चित आकार का, इस तरह से हमको दिखाई देगा। न्यूट्रोफिल में ये दिखाई देगा, इस तरह से आपका मोनोसाइट में दिखाई देगा। ये देखिए छोटा सा केंद्रक दिखाई देगा। मोनोसाइट में क्या दिखाई देगा आपको? छोटा सा केंद्र दिखाई देगा, न्यूक्लियस इसका छोटा सा है। और ये लिम्फोसाइट को कैसे पहचानिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में अगर इसको देख रहे हैं तो लिम्फोसाइट का आप पहचानिएगा, इसका केंद्रक बड़ा होता है। ये केंद्रक बड़ा होने के चलते क्या है, बहुत माने गति नहीं करता है, बहुत जल्दी नहीं करता है। ये क्या करता है, लिम्फोसाइट आपका जो है मोनोसाइट पे दोनों का एक जैसा काम है, एक जैसा काम है, लेकिन ये क्या करता है, लिम्फोसाइट इसको स्टिमुलेट करता है, मोनोसाइट को जल्दी जल्दी काम करने के लिए इसको स्टिमुलेट करता है। एक तरह से कहिए इसको ऊर्जा देता है लिम्फोसाइट मोनोसाइट को, और मोनोसाइट दौड़ दौड़ के आपका एंटीबॉडी जहाँ पर भी आपका मेमोरी सेल है उसको ला करके उसको आप वायरस के खिलाफ या बोलिए बैक्टीरिया के खिलाफ माने बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो इस तरह से हमारा ये बाहरी आवरण है, स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लीजिएगा। अभी आपको अगर मौका मिले कि आप माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह से आप पहचान पाइएगा कि बेसोफिल इस तरह से स्ट्रक्चर का दिखता है, एसिनोफिल इस तरह से दिखेगा, न्यूट्रोफिल इस तरह दिखेगा, मोनोसाइट आपको इस तरह का दिखेगा। देखिए मोनोसाइट में क्या है, ये दोनों में आप देखिए बाहरी आवरण में कहीं पर कणिकाएं नहीं है, ठीक है, कणिकाएं हैं नहीं है, तो बाहरी न्यूट्रोफिल में तो आपको दिखाई देगा ही, लेकिन आपको बाहर में कोई कणिका नहीं दिखाई देगा, यानी कि इसका बाहरी आवरण में किसी का तरह का कणिका नहीं है, यानी कि अकणिकामयी है ये दोनों। इसलिए इसको पहले ही हमने दो भागों में बांटा था, अकणिकामयी और कणिकामयी। ये तीनों को देखिए, ये तीनों में जो है बाहर में ये डॉट डॉट है, यानी कि ये कणिका जैसा मौजूद रहेगा इसमें, तो उसको हम लोग कणिकामयी कहेंगे, और जिसमें नहीं रहेगा उसको हम लोग कहेंगे अकणिकामयी। ठीक है, आप सभी को फिर एक बार मेरा धन्यवाद। नया फिर इंतज़ार करिएगा रविवार का। नेक्स्ट रविवार में भी मैं कुछ इस तरह से मज़ेदार चीज़ को लेकर के आऊँगा जो आपको मज़ा लगे, पढ़ने में मज़ा हो, रुचि बढ़े। इस तरह से हमेशा मैं आप सभी को अप्रिशिएट करते हुए मैंने नया नया विषय लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट हम वीडियो में याद रखिए हम आपको प्लेटलेट के बारे में ज्ञान देंगे, प्लेटलेट के बारे में बताएंगे।